हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैनगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित 2025 को लेकर हमने विशेष सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपको PYQs दोस्तों करवा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा रहे हैं। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 8। इससे पहले 7 पार्ट्स दोस्तों हमने अपलोड किए हैं। क्वेश्चंस के संग संग कॉन्सेप्ट भी आपको करवाते हैं जिससे कि आप अन्य तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएँ। इससे रिलेटेड ही दोस्तों क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। तो इन PYQs का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि सेल्फ असेसमेंट के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस पेपर का लेवल पता लगता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, इन सभी की आपको जानकारी मिलती है। तो आज है दोस्तों पार्ट नंबर 8। आज भी दोस्तों आपको बेहतरीन PYQs करवाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट 1 इज, यानी कि आपको इस सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उनमें से उतने सेट्स की या सबसेट्स की संख्या दोस्तों निकालनी है जिसमें कि 1 जरूर हो। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो क्या है कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं 4 हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट दोस्तों कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4, यानी कि 16 दोस्तों इसके सबसेट बनेंगे। ओके। अब इन 16 सबसेट में से आपने देखना है कि किन सबसेट में आपका 1 एलिमेंट आता है। तो देखिए, जो सबसेट है इसको हम देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो सबसेट्स होंगे एक तो वाले होंगे कि जिसमें आपके सिंगलटन सेट्स होंगे, यानी कि जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट होगा, तो सिंगल एलिमेंट तो 1 वाला ही होगा। ओके। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होंगे 2 वाले। तो 2 वाले में दोस्तों आपको इतना तो पता है कि 1 की प्लेस फिक्स है। ओके। अब जो दूसरी प्लेस है, दूसरी प्लेस हो सकती है 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि बेसिकली 3 में से एक प्लेस कोई भी ले सकता है। तो बेसिकली उसके वे कितने हो गए 3C1। ओके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बनेंगे। ठीक है। तो कौन कौन है, जैसे अभी तो खैर छोटा क्वेश्चन, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो फिर उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, जैसे कि एक 1 0 हो सकता है, एक 1 2 हो सकता है और एक 1 3 हो सकता है। ठीक है। तो आपके देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 3 बनेंगे। ओके। तो ये 1 हो गया और फिर जो 2 2 वाले हैं। ठीक है। फिर अब देखेंगे 3 3 वाले। तो 3 3 वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है देखिए ये मेथड, क्योंकि देखिए 1 की प्लेस फिक्स है। अब आपके पास कितनी प्लेस है, 2 प्लेस है। ओके। एंड 2 प्लेसेस में क्योंकि 1 तो यहाँ चला गया, अब 3 नंबर है, 3 में से 2 को यहाँ भरना है, तो यानी कि 3C2 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर क्योंकि ये सेट्स हैं तो सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके। वरना यहाँ पर परमुटेशन हम लगाते हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दोस्तों लगेगा। तो 3C2 यानी कि अगेन दिस इज इक्वल टू 3C1, तो यानी कि 3 बनेंगे इस तरह के। फिर आपके क्या बनेंगे, 3 बनेंगे ऐसे सबसेट जिसमें 1 होगा। तो जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि 1 0 2 हो सकता है। ओके। ऐसे ही 1 2 3 हो सकता है एंड ऐसे ही 1 0 3 हो सकता है। ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है जिसमें आपका 1 रहेगा। ओके। और बाकी के एलिमेंट्स रहेंगे, तो 3 आपके पॉसिबल है। ठीक। तो +3 हो गया एंड देन इसके बाद एक 4 का भी होगा। देखिए, हम जानते हैं हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ये खुद ही अपना सबसेट है जिसमें कि 1 ऑल्सो इंक्लूडेड है, तो यानी कि एक और होगा। ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों आपके कितने हो गए, 8 ऐसे सबसेट्स हैं जिसमें कि जो 1 है वो आपका कंटेन होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। तो ये दोस्तों एक तरह से इसको करने का एक प्रैक्टिकली तरीका है, मतलब कि अगर आप रादर देन कि आप गिन के करें। अब मान लेते हैं इसमें दोस्तों अगर एलिमेंट ज़्यादा होते, जैसे मान लेते हैं इसमें 8 9 एलिमेंट होते, देन दोस्तों आप इस मेथड का प्रयोग करें। मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि सबसे पहला तो सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट तो आपका 1 होगा जिसमें कि 1 होगा। फिर 2 2 वाले चेक करने पड़े, तो 2 2 वाले में आपको पता है कि एक की प्लेस तो फिक्स है, 1 तो आना ही आना है। अब बाकी के एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको पता है 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट के लिए एक जगह, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल सेट्स हो गए 3। ओके। फिर ऐसी दोस्तों बात करेंगे डबल, मतलब कि जिसमें सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट है, तो आपको पता है 1 की प्लेस तो फिक्स है। अब 2 सीट्स बच गई। अब 2 सीट्स के लिए आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 3 में से 2 यहाँ भरे जाएंगे। तो बेसिकली हो जाएगा 3C2 विच इज़ अगेन 3C1, तो ये 3 हो गया। एंड देन दोस्तों इसके बाद 0 1 2 3 4 ये तो आपका सिंगल होगा और इसमें 1 भी कंटेन है, तो यानी कि कुल मिला के 8 आपके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हो गए जो कि 1 को कंटेन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए एंड बी बी टू सेट्स, जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है प्रोडक्ट पेयर के टर्म में। ए बराबर है एक्स वाई, वेयर इट इज़ द एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर, 4x² प्लस 9y² माइनस 24x माइनस 54y प्लस 81 लेस देन इक्वल टू 0। वहीं बी की दोस्तों मैं बात करूँ तो बी आपका है एक्स वाई, ठीक है, और मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन वन इन मॉड ऑफ y माइनस वन लेस देन वन। ओके, तो आपने बताना है कि जब इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, किस तरह से दोस्तों किया जाएगा। सबसे पहले तो हम पहले ए वाले पार्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर आप ए वाले को देखें तो ये है 4x² प्लस 9y² माइनस 24x माइनस में 54y प्लस 81 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसको थोड़ा सा हमें दोस्तों सॉल्व करके एग्जैक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। देखिए यहाँ पर 4x² है और 24x है, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x। ओके, एंड ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पर से 9 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, ये हो जाएगा y² माइनस में 9 मतलब 6y प्लस 81 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। इसको मुझे एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जाएगा x² माइनस में 6x, x का कोफिशिएंट है 6, इसको 2 से डिवाइड करके 3 आएगा, 3 के स्क्वायर को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ओके, ऐसे यहीं पर भी यही काम करेंगे हम। तो प्लस 9 माइनस 9 कर देंगे, प्लस 81 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 4x²। देखिए ये है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 9 प्लस 9 अगेन दोस्तों ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 9 प्लस 81 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 चक्को हो गया 36, 9 9 जा हो गया 81 माइनस में 81 प्लस 81 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 36। ओके, आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, फिर इसको 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 नम्मा 36 होता है, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 चक्को 36 होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो ये एक एलिप्स है, एलिप्स का इंटीरियर है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि एलिप्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कंपेयर करेंगे। देखिए एलिप्स की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस अल्फ़ा बट्टे a² प्लस y माइनस बीटा बट्टे b² इक्वल टू 1, ये होती है दोस्तों। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि एलिप्स की बाउंड्री और उसका इंटीरियर वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका अल्फा और बीटा होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स होते हैं। ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से कंपेयर करूँ कि a² कितना है, तो दोस्तों a² की वैल्यू 9 है, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3। ओके, तो सेमी मेजर एक्सिस इसकी 3 है, दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। एंड अगर मैं b² बराबर देखूँ तो 4, तो b की वैल्यू है 2, यानी कि जो माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस दोस्तों आपकी क्या है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा सा बना लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अंदाज़ा आ जाएगा। देखिए है क्या कि ये हमारे पास एक एलिप्स है। ओके, एंड अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको जो सेंटर हैं, इसके जो सेंटर हैं वो हैं 3,3 पे। ओके, एंड ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये आपको गिवन है दोस्तों। यहाँ पर सेंटर से ये जो लेंथ है दोस्तों आपकी क्या है, a, इसकी वैल्यू 3 है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों एक्चुअली क्या है, x है। ये वाला पार्ट क्या है, x है। तो अगर आप देखें तो भैया 3,3, तो आप इसको जस्ट ऐसे मान सकते हैं कि, एक सेकेंड इसको मिटाएंगे। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दोस्तों इस तरह से रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस बिल्कुल टच कर रहा है। ये हमारी क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके,
तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 3 है तो आपको पता है कि भैया जब ओरिजिन से ये डिस्टेंस आपकी 3 रहेगी और ये डिस्टेंस 3 रहेगी, ओके। तो आपको इतना पता है कि ये डिस्टेंस आपकी 3 है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लेते हैं। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो 3, ठीक है। तभी जाके दोस्तों जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 3,3 आएंगे, ओके। ना अब दोस्तों आपको इतना पता है कि जो ए है उसकी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये इसको इस तरह से टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर x क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है, ओके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, यानी कि x बराबर हो गया 6, यानी कि x टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 6, ओके। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 6 तक जा रही है, ओके। तो आप इतना समझ सकते हैं भाई x इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 6, ओके। ना ऐसी y को भी देख लेते हैं। देखिए y अगर मैं देखूँ जो b है, b की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2 है। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस लेंथ की तो ये लेंथ 2 है, ये लेंथ आपकी 2 है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 1, ओके। ये वाली लेंथ हो जाएगी 1 क्योंकि ये टोटल 3 है। और ऐसी दोस्तों ये वाली भी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो y की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखिए यहाँ पर y है 1, ओके। एंड 1 से लेके दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, इसमें अगर आप ऐड करेंगे ये 2 है एंड 2 है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ तक चला जा रहा है दोस्तों, सीधे सीधे टोटल अगर देखें तो 1 + 2 + 2, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जा रहा है, y बराबर 5 आ जा रहा है। यानी कि जो y की वैल्यू है इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 5, ओके। तो यहाँ से आपको इतना पता लग गया कि भाई x की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to 6 और y की वैल्यू कर रही है फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि दोस्तों ये जो लेंथ है वो 2 है एंड वी नो दैट कि ये लेंथ आपकी टोटल 3 है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो लेंथ है 1 हो जाएगी, तो y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो y जाएगा फ्रॉम 1 से लेके पूरा 5 तक, ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यू मिल गई। अब दूसरा वाला भी देखते हैं। दूसरा वाला इंटरवल क्या है, दूसरा वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है दोस्तों मॉड ऑफ x - 3 < 1, ठीक है, एंड मॉड ऑफ y - 3 < 1, ओके। सो मॉड ऑफ x - 3 < 1 का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका मतलब है कि x - 3 इज लाइंग बिटवीन -1 से 1। वही चीज़ है दोस्तों y - 3 भी क्या करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो 3 - 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 एंड ऐसी 3 - 1 दोस्तों कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो ऐसी x की वैल्यू कहाँ लाई करिए, 2 से लेकर 4, और यहाँ पर y की वैल्यू दोस्तों क्या कर रही है, 2 से लेकर 4। तो बेसिकली ये है क्या, कंबाइंडली ये एक ओपन स्क्वायर है, ये काइंड ऑफ ओपन स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये इस तरह से ओपन स्क्वायर टाइप का होगा जिसमें x की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 2 से लेके 4, मतलब 2 से लेके 4 तक। ऐसी y की वैल्यू भी क्या करिए, 2 से लेके 4। अभी जो ओपन स्क्वायर है ये आपका क्या आएगा, इस एलिप्स के टोटल अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कर रही है फ्रॉम 0 to 6, ये 0 से लेके 6 है, जबकि यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये ओपन स्क्वायर है, इसमें x की वैल्यू कर रही है 2 से लेके 4, और y भी वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 से लेके 4। तो अब सीधी बात है कि भैया x है फ्रॉम 0 to 6 और ये है 2 से 4, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके अंदर का पार्ट है, और ये 2 से लेके 4 है, तो ये भी क्या इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। दोनों के दोनों इसके अंदर के सबसेट्स हैं, ओके। सो हेंस हम ये कह सकते हैं कि ये जो b है इट इज टोटली लाइंग इनसाइड a, यानी कि b इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। ये इस तरह से बना होगा एलिप्स है, तो इसके अंदर दोस्तों स्क्वायर आ जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, ओपन स्क्वायर काइंड ऑफ, ठीक है। तो b इज अ सबसेट ऑफ a, अगर b इज अ सबसेट ऑफ a होता है तो जो a इंटरसेक्शन b है वो दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली b के बराबर हो जाता है, ओके। तो इस केस में दोस्तों जो a वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो समझे भाई कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको ये x और y दोस्तों दिया हुआ है, दोनों लेंथ दी हुई है, तो आप इसको देखेंगे तो दोस्तों आपको अंदाजा आ जाएगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये काइंड ऑफ या तो एलिप्स हो सकता है या फिर सर्किल हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सर्किल तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो सर्किल के केस में क्या होना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो या तो ये एलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला, जो भी दोस्तों बनेगा उसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एग्जैक्ट स्क्वायर बनाया और चेक किया कि दोस्तों ये एलिप्स आ रहा है, एलिप्स के अंदर का पार्ट है, मतलब कि एक तरह से एलिप्स की बाउंड्री और उसके अंदर का पार्ट है। तो यहाँ से आपको क्या करनी पड़ेगी, x की लिमिट निकालेंगे, तो देखिए विद द फिगर दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पर से 3, 3 देखिए जब इसको हमने इस तरह की फॉर्म बनाई
तो हमें पता लग गया कि जो एलिप्स है उसका सेंटर है 3,3 पे, और उसकी जो सेमी माइनर एक्सिस है वो 2 है, और सेमी मेजर एक्सिस वो आपकी 3 है। इतना हमें पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना पता है कि जो सेमी माइनर एक्सिस दैट इज दिस, सेमी मेजर एक्सिस दैट इज दिस, ओके। तो हमें इतना पता लग गया। अब ये कह रहा है कि भैया सेंटर है 3,3 पे, यानी कि यहाँ से लेकर 3 होगा, 3,3, तो ये भी आपका 3 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 0 रहा होगा, और यहाँ पर दोस्तों x बराबर 6 हो गया। इतना कंफर्म हो गया। तो 0 से लेके 6, एंड ऐसे ही दोस्तों ये अगर 2 है और ये टोटल लेंथ 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 5, यानी कि y की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो अब दूसरा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 दोनों इसके अंदर आते हैं, तो इसका मतलब 101% कि जो a है वो सुपर सेट है b का, या फिर b इज अ सबसेट ऑफ a, एंड हेंस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो b के बराबर होगा। इट्स अ वेरी वेरी नाइस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके 99% चांस रहते हैं हर एग्जाम में आने की, ठीक है। तो एक आपने एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर दोस्तों 12 है, तो देन आपने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं। तो बेसिकली इसकी जो नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकलते हैं, उतने नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं बेसिकली दोस्तों जो कि प्राइम होते हैं टू 12 के, यानी कि को प्राइम होते हैं 12 के। तो को प्राइम का मतलब यही है कि जैसे 12 से लेस आपने वो नंबर्स देखने हैं, या वो नेचुरल नंबर दोस्तों आपने चेक करने हैं जिनका 12 के संग SCF है वो 1 आएगा, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए कौन कौन है दोस्तों, एक तो होता है 1,12, क्योंकि 1 और 12 में बेसिकली 1 कॉमन आता है, ठीक है। इसके अलावा 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 3 और 12 में 3 कॉमन आ जाता है, 4 और 12 में 4 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 5 और 12, देखो जो 5 है वो को प्राइम है 12 का, ठीक है। इसके बाद फिर 6 में नहीं हो सकता, फिर 7 में, 7 और 12 में केवल 1 कॉमन आता है, ठीक है। फिर 8 में नहीं हो सकता, 9 में नहीं हो सकता, 10 में नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, 11, ओके। तो देखा जाए तो 1, 5, 7, 11, यानी कि इतने नंबर्स हैं विच आर प्राइम टू 12, यानी कि को प्राइम टू 12, हेंस देयर विल बी 4 जनरेटर्स। तो इस तरह से दोस्तों जो आंसर है वो सी हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप दोस्तों सीधे सीधे ये जो को प्राइम वाली मेथड है उसका प्रयोग करें। अगर जनरली आपको जैसे 8 का, 12 का, यहाँ तक का दिया हुआ है, ठीक है, इससे बड़ा दिया हुआ है, तो फिर दोस्तों इसमें एक येलर फंक्शन होता है दोस्तों, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि 12 है तो इसको हम दोस्तों इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो जैसे इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 4 3 12, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो जनरली अगर मैं इस तरह की फॉर्म में अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इसका हम येलर फंक्शन है, इसकी मदद से दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दोस्तों आप सीधे सीधे प्रयोग इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे वो ये हो जाएगा कि देखिए इसको आप जैसे मान लेते हैं कि अगर ये टोटल प्राइम नंबर है, मैं आपको ये रूल बता दूँ, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको सीधे सीधे p-1 लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, ओके। एंड ऐसे ही अगर आप इसको 2 प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक p1 इंटू p2, तो यू कैन राइट दिस 5p1 इंटू 5p2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, देखिए 5 2 का स्क्वायर इंटू 5 3, ठीक है। अब जब भी जैसे अगर आपको 5p की पावर n दोस्तों अगर आपको दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है p की पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p, ओके, ये इसका रूल होता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भैया 2 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, एंड 5 3 बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो इट विल बी p-1, यानी कि 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 4 गुणा 1/2 गुणा 2, तो कट गया, तो फिलहाल कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आता है दोस्तों ये रूल, ठीक है। अब ये जो रूल है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि 5 है, ये जैसे p की पावर n है इंटू q की पावर n है। मान लेते हैं दोस्तों आपके प्राइम नंबर है, जैसे p1 है, p2 की पावर मान लेते हैं m है, इस तरह से, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p1 की पावर n इंटू p2 की पावर m, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2। आप इसको डायरेक्टली भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहीं पर ही ये जो क्वेश्चन है, इस वाले को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 5 2 का पावर 2 इंटू 3 है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। ठीक है, मतलब ये एक लॉजिक है करने का। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज़ 1/2, दिस विल बी 2/3। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपकी कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज़ रिकमेंडेड ओनली व्हेन, जब ये जो ऑर्डर है वो काफ़ी बड़ा हो, जैसे कि 24, 25, 26 या इस तरह से 40, 50, 45 इस टाइप से दिया हो, तब आप उसको यूज़ करें। ठीक है, और आप इन रिजल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। खाली प्राइम नंबर है तो इसके लिए p-1 होता है, p1 इंटू p2, तो 5p1 इंटू 5p2 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी फिर एक जनरल फॉर्मूला जिसका आप डायरेक्टली यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कह रहा है, n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n सेट है नेचुरल नंबर का, और स्टार दोस्तों आपका एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन इस तरह से है कि a स्टार b बराबर है a प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल, जहाँ पर a कॉमा b ये नेचुरल नंबर है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है कि इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को दोस्तों को मैं जब डिफाइन करता हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों क्या होता है, e। तो वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि a स्टार ई दोबारा दोस्तों क्या आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जब आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करूँगा तो इट विल बी a स्टार e, इट शुड बी इक्वल्स टू a। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट शुड बी a प्लस e प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका ए बी, तो ये जाएगा a इंटू ई बराबर हो जाएगा a। ओके, क्योंकि आपने इसमें जो रूल है इसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो देखिए a प्लस ई प्लस ए ई। ठीक है, तब ये और ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से e है, ये हो जाएगा 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब विच क्लियरली गिव्स यू, देखिए यहाँ पर से 1 प्लस ए की वैल्यू तो नॉट इक्वल्स टू 0 मानेंगे। ठीक है, हम मानेंगे कि a की वैल्यू कैन नॉट बी -1, बिकॉज a आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से a बराबर -1 आ जाएगा, और a बराबर -1, तो a तो नेचुरल नंबर है, तो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो a1 प्लस ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब है दोस्तों e बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब e बराबर जब 0 आ गया, क्योंकि e भी दोस्तों आपका क्या है, वो भी तो नेचुरल नंबर का ही पार्ट है ना, तो e की वैल्यू 0 आ रही है, तो अगेन वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो नॉन एग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर। ई बराबर 0 मत रख देना, क्योंकि 0 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है ना। यहाँ पर कह रखा है कि ए और बी क्या है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब बाय द रूल हम यही करेंगे कि भैया ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी होता है, तो ए स्टार ई बराबर ए हो गया। फिर हमने रखा, यहाँ से दोस्तों हमने निकाला भाई 1 प्लस ए तो 0 नहीं हो सकता है, हमें वैसे भी ई की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू की -1 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ए प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ई बराबर 0 होगा, लेकिन ई बराबर अगर 0 आएगा तो कहाँ से नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि ई को नेचुरल नंबर अगर आता है, ई 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, तब तो हम कहते, बट ई बराबर 0 आ रहा विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो वो तो इसका एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ एक्स वाई जेड आर एनी थ्री सेट सच दैट कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ z। ठीक है, ये आपको गिवन है। देन दोस्तों आपने बताना है कि z माइनस वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, इन चार ऑप्शन में से। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा भाई। देखिए x माइनस वाई का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ x एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, यानी कि x के वो एलिमेंट जो कि x में तो बिलोंग करेंगे लेकिन y में बिलोंग नहीं करते, या x के वो एलिमेंट जो y में बिलोंग नहीं करते। आप इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर एंड आ गया, तो एंड में क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इंटरसेक्शन x नॉट द एलिमेंट ऑफ y, यानी कि x इंटरसेक्शन y डैश भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यही यहाँ पर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर दिखा है भाई माइनस है, तो x माइनस वाई क्या होता है, x इंटरसेक्शन y डैश, तो ये जाएगा x इंटरसेक्शन y माइनस एक्स का डैश। ओके, अब फिर अंदर भी देखें तो अंदर भी y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स का मतलब हो गया y इंटरसेक्शन x का डैश। ठीक है, और इसके बाहर से क्या है, डैश।
अब नाउ वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो वो होता है बाय बाय द डी मॉर्गन लॉ। तो ए जैसे अगर आप इसका डैश बनाते हैं तो ये हो जाता है बाय द डी मॉर्गन लॉ दिस इज ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें यही करना पड़ेगा। दिस विल बी वाई डैश यूनियन एक्स डैश का डैश। एक्स डैश का डैश क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बन गया जेड इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन दोस्तों ये बन जाएगा एक्स यूनियन वाई का डैश। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट विल बिकम जेड इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड इंटरसेक्शन वाई डैश। ओके, सो जेड इंटरसेक्शन डैश। अब देखिए जेड क्या है? वाई का सुपरसेट, और वाई किसका सुपरसेट है? एक्स का। यानी कि एक्स क्या है? बेसिकली सबसेट है जेड का। तो अगर एक्स जेड का सबसेट है तो जेड इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, फिर यूनियन हो जाएगा। और ये जेड इंटरसेक्शन वाई डैश क्या होता है दोस्तों? ये होता है जेड माइनस वाई। इस हिसाब से देखा जाए तो बी ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा ये नॉलेज होनी चाहिए डैश की, एक्स माइनस वाई की, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं बिटवीन द सेट्स, वो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? अभी जेड माइनस वाई माइनस एक्स है, तो हम इसको बाय दिस रूल वी कैन राइट दिस एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। तो ये हो जाएगा जेड इंटरसेक्शन, देखिए पूरा पूरा है तो वाई माइनस एक्स का डैश। अब इसको लिखेंगे वाई इंटरसेक्शन एक्स डैश का डैश। ओके, अब इसमें लगाएंगे डी मॉर्गन लॉ, तो ये जाएगा जेड इंटरसेक्शन वाई डैश यूनियन एक्स डैश। ओके, इसको आप प्रॉपर्ली थोड़ा ऐसे लिख लीजिए भाई, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पर हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो जेड इंटरसेक्शन एस यूनियन, बीच में यूनियन आएगा, जेड इंटरसेक्शन वाई डैश। अब जेड इंटरसेक्शन एक्स की बात करें, बिकॉज एक्स इज अ सबसेट ऑफ जेड, हैंस वी कैन राइट जेड इंटरसेक्शन एक्स एज एक्स, और जेड इंटरसेक्शन वाई डैश इज नथिंग बट जेड माइनस वाई, हैंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर। एक रिलेशन है जो कि दोस्तों सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर में इस तरह से डिफाइंड है कि इफ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है तो देन रिलेशन आर इज, आपको बताने के रिलेशन आर कैसा है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो रिलेशन है इसको आपने चेक करना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब है क्या कि रिलेशन इस तरह से है पॉजिटिव इंटीरियर के लिए कि 2x प्लस वाई का जो सम है हमेशा क्या आना चाहिए? 5 या फिर 5 से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर है। तो पॉजिटिव इंटीरियर के केस में हम देखेंगे तो इस केस में दोस्तों ये आपका जैसे मतलब पॉजिटिव इंटीरियर का केस है, तो पॉजिटिव इंटीरियर के केस में दोस्तों हम इसको क्या करेंगे? हम इसको हम मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 रख के इसकी वैल्यू भी हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इसमें जैसे अगर मैं 1 रखूँगा तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे मैं 1 रखूँगा तो 3 हो गया। ठीक है, तो जैसे 1,3 हो गया, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसी फिर इसमें अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2,1 हो सकता है जो कि इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी? कुछ वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू हैं दोस्तों जो कि इसको सेटिस्फाई करती हैं? तो देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीरियर के सेट में आपकी यही कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि दोस्तों इसको सेटिस्फाई करेंगी। इसके अलावा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है? इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर। तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि यहाँ पर अगर मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर की बात करूँ तो ये जो है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, ना ही दोस्तों ये आपका सिमेट्रिक है। तो नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर्स में अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव इंटीरियर के केस में भाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आपको पॉजिटिव इंटीरियर ही देखने हैं। तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीरियर है? तो यहाँ पर आप दोस्तों x की जैसे वैल्यू रखेंगे ना, जैसे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू रखनी होगी, और y की वैल्यू भी आपकी 1 2 3 होगी। ओके, वही आपने रख सकते हैं। ठीक, नेगेटिव वैल्यू रख नहीं सकते। तो देखा जाए तो इसको 2 इंटू 1 प्लस 3 तो वो इसका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा और भी वैल्यू हो सकती है। देखिए सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा +5 में ही वो कर रहा हूँ। और भी देखिए क्या क्या सेटिस्फाई कर सकती हैं, जैसे कि अ, जैसे कि x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1, तो 1,1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो वो लेस देन 5 है। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे, मतलब कि 2 रखेंगे तो फिर आपका 1 ही आएगा। इसके अलावा और कौन सी वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकती है? या फिर दोस्तों आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वस टू 5 है, तो y लेस देन इक्वस टू 5 माइनस, या x, सॉरी यहाँ पर आपने लिख दिया y लेस देन इक्वस टू 5 माइनस 2x लिख दिया। ठीक है, एंड देन इसके बाद आप x की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y लेस देन इक्वस टू 5 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों आपका? ये 3 हो गया। तो x अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 या 3 से लेस। ठीक है, तो 1 1 हो सकती है। ओके, इसके अलावा 1 2 हो सकती है। ठीक है, एंड 1 3 हो सकती है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि इसको क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। ठीक, ऐसे ही x बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ, अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, तो y हो जाएगा 5 माइनस 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। तो यानी कि जब x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये आपके हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूंगा कि अगर y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो 6 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी लेस देन -1। ओके, तो लेस देन इक्वल टू -1 में अगर मैं देखूं तो y तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो दिस इज़ नॉट द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यही आपका दोस्तों हो सकता है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये आपका ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 सभी होने चाहिए। इसके अलावा 1 2 है, 2 1 तो है, लेकिन 1 3 है तो 3 1 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फिर दोस्तों ये आपका देखा जाए तो ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी उसको भी फॉलो नहीं करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप इसको थ्योरेटिकल पोर्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको खाली एक डायरेक्टली निकाल के बता दिया कि भैया आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालो, उसको देख के आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आप दोस्तों इसको थ्योरी से देखना चाहते हैं तो देखिए रिफ्लेक्सिव को अगर मैं देखना चाहूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर x रिलेशन विथ y है तो x रिलेशन विथ x होना चाहिए, यानी कि x रिलेटेड टू x। ओके, तो इसका अर्थ ये है कि भैया यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो यानी कि हो जाएगा 3x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अब आप अगर ध्यान देखें तो इट इज़ ट्रू ओनली फॉर x बराबर 1, यानी कि जब x बराबर 1 रखते हैं तभी ये ट्रू है। ये सभी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर के लिए ट्रू नहीं है, खाली x बराबर 1 के लिए ट्रू है। लेकिन जैसे x बराबर 2 रखेंगे तो फिर आपका ट्रू नहीं रहेगा। x बराबर 1 के लिए हम कह सकते हैं कि भाई 3 लेस देन इक्वल टू 5, ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ पर 6 आ जाएगा तो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो x बराबर 2 के लिए बिल्कुल ट्रू नहीं है, और ना ही बाकी आपके इंटीजर्स के लिए ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। दूसरी बात करेंगे ट्रांसिटिविटी की। तो ट्रांसिटिव सिंपली कहता है कि अगर x रिलेटेड विथ y है तो y रिलेटेड विथ x होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x अगर y से रिलेटेड है तो y रिलेटेड विथ x होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एक जनरल एग्जांपल से दोस्तों समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं x बराबर 1 रखता हूँ और लेट y बराबर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए y बराबर मैं 3 रख देता हूँ। ठीक, चलिए, तो y बराबर मैंने 3 रख दिया। चलिए ठीक है, तो अब देखिए x बराबर 2 1,3 है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया भी था कि भाई 2 प्लस 2,1 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल है, यानी कि 1 तो 3 से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन क्या 3 रिलेटेड विथ 1 है? भाई अगर x रिलेटेड y है तो y रिलेटेड विथ x भी होना चाहिए। तो अब x की जगह पे 3 रखेंगे और y की जगह पे 1 रख के चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा भैया 2 इंटू 3 प्लस 1। तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं भैया नहीं है, क्योंकि 3 दूनी 6 और एक 7 होता है, तो 7 आपका 5 से लेस का होता है भाई ना। तो इसका मतलब है कि 1 तो रिलेटेड विथ 3 है, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1, hence it is not symmetric, it is not symmetric, this is we are solving for symmetric है। सॉरी दोस्तों, ये सिमेट्रिक के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए
इसके बाद ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी ये कहता है कि इफ x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू z, सो x क्या होना चाहिए, z से रिलेट करना चाहिए। x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तो x रिलेटेड विद z होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये है कि भाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, एंड ऐसे ही 2y प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो क्या 2x प्लस जेड भी लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा? अगेन इसको हम एग्जांपल की मदद से दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं, जैसे मैं इसके लिए ट्रांजिटिविटी के लिए लेट मैं देखता हूँ कि भाई x बराबर दोस्तों मैं 2 मान लेता हूँ, y बराबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 2x प्लस वाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x रिलेटेड विथ y, बिल्कुल सही है। अब ऐसी y बराबर जैसे मैंने 1 माना है, तो दूसरा मैं z बराबर 2 मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो 1 और 2 देख लिया, तो 1 एंड 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1 एंड 2 की मैं बात करूँ तो 2 इंटू, अब y प्लस जेड देखना पड़ेगा, तो 2y प्लस जेड यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 है, तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। 4 आपका क्या होता है, लेस देन 5 होता है, ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अब देखेंगे कि x बराबर 2 और z बराबर 2, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि 2x प्लस जो z है क्या इसको सेटिस्फाई करता है? तो जगह भैया 2 गुणा 2 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2, तो 6 क्या लेस देन 5 है? नहीं भैया नहीं है। तो x रिलेटेड विद y है, y रिलेटेड विद z है, बट x रिलेटेड विद z नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इस क्वेश्चंस को आप दोस्तों इस सेंस में समझ सकते हैं कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। ओके, तो ये थ्योरी से हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए एन बराबर दोस्तों आपको दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एन, 3 माइनस 1 अपॉन एन, एंड देन दोस्तों आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है वेयर एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ए एन, यानी कि आपको क्या करना है, सबका यूनियन निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं ए वन देखूंगा तो ए वन दोस्तों कितना होगा, ये हो जाएगा 1 कॉमा 3 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1 और 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 2, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हो जाएगा 2 कॉमा 2, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे फिर आप दोस्तों a2 निकालेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 3 माइनस 1 अपॉन 2, इस तरह से दोस्तों निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, बेसिकली कितना हो गया ये आपका, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3/2 कॉमा 5/2, इस तरह से दोस्तों निकलता है, ठीक है। तो a1 a2 इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपरली देखूं, अगर मैं इसको खाली थ्योरी के हिसाब से देखूं, तो जैसे a1 है तो a1 को आप ऐसे लिखो 1 प्लस 1 अपॉन 1, फिर 3 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। फिर a2 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, 3 माइनस 1 अपॉन 2, ओके। एंड ऐसे आप a3 देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो दोस्तों ये आपने कहाँ तक करना है, पूरा नेचुरल नंबर तक। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जब आपको यूनियन निकालना है, n इज द एलिमेंट ऑफ n, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 3 माइनस 1 अपॉन n, यानी कि आपको इन्फिनिटी टाइम इनका यूनियन करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। तो वी नो दैट एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो 1 अपॉन n है ये टेंस टू 0 हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 की ओर को कन्वर्ज होती है, ओके। तो ये 0 की ओर को कन्वर्ज हो जाता है, लेकिन एकदम डायरेक्टली 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इस वाले जो फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू है, इट विल बी कन्वर्जिंग इनटू 1। इट इज नॉट इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली, बट इट विल कन्वर्ज टू 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लगा देंगे, 1 ओपन ब्रैकेट। ऐसे ही दोस्तों ये जो 3 माइनस 1 अपॉन n है, इट विल बी कन्वर्जिंग इनटू 3। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि n को हम दोस्तों इनफाइनाइट टाइम तक हम बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चलेंगे, तो लास्ट टाइम पे फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1,3 हो जाएगा। डायरेक्टली 1 के बराबर तो नहीं होगा, डायरेक्टली 3 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन 1 के बहुत करीब आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है।
तो 1,3 ओपन इंटरवल हो जाएगा। ये बेसिकली आपने लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी करना है। तो जैसे जैसे आप एन की ओर को चले जाएंगे, जितना आप एन की वैल्यू बढ़ते चले जाएंगे, तो ये क्या होगा, उतना ही जीरो की ओर को चलता चला जाएगा। और जीरो के जितना करीब होगा ये वाला पार्ट है, उतना 1 के करीब हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला उतना ही 3 के करीब हो जाएगा। ठीक है, बट दे आर नॉट इक्वल टू 1 एंड 3। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। आपको इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ये दोस्तों आपका ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट है एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 दोस्तों दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन दोस्तों वही एलिमेंट आना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए दोस्तों आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40, यहाँ पर आ जाएगा 5, 15, 25, 35। ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा 5, 15, 25, 35। ठीक है, इस टेबल को बनाएं। तो आपने देखना है कि जहाँ पर ये कॉलम सेम टू सेम रिपीट होगा, उसी के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25। 25 को दोस्तों आपने क्या करना है, 40 से डिवाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 है। तो 40 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, आपका 25 ही बच जाएगा। ठीक है, 15 पंजे 75। 75 को दोस्तों जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना बच जाता है दोस्तों, 35 बच जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर आप 25 पंजे होता है 125 एंड 4 तियाँ होता है 12, तो इसमें आपके 5 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 5 गुणा 35 करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15 और 16 17 यानी कि 175। तो 175 डिवाइडेड बाय आप 40 करेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 4 चक्को 16, तो ये 15 आ जाता है। ठीक है, अभी तक का रिजल्ट से अगर आप ध्यान से देखें तो 5 को आप जब 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा से 5 आ रहा है, यानी कि 5 का रिपीटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि 5 को 25 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से 5 आ गया, और ये चीज़ ही कंफर्म कर जाती है कि कहीं ना कहीं यही आपका दोस्तों क्या रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। एक बारी के लिए आप इसको और चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं मैं 15 से चेक करता हूँ, एक बार 15 से मैं दोस्तों चेक करता हूँ कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करने पे दोबारा 15 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 15 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37। अगर मैं इसको 240 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 नमा 36 होता है। तो 4 नमा 36 यानी कि 360 एंड 360 प्लस 200 रिमाइंडर बचेगा 15। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 15 ही आ रहा है। यानी कि दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया कि जो 25 है यही दोस्तों आपका क्या रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। ठीक है, तो आपको बस एक दो एलिमेंट है, उन्हीं से दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। भाई कोई ना कोई तो रहा ही होगा ना। भाई आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 को आप चेक करिए भाई किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके दोबारा 5 आता है। तो क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से 5 आता है। इसका मतलब 100% 25 ही आपका दोस्तों क्या रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। ठीक है, बट इसको पुख्ता करने के लिए आपको एक बार और मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने 15 से मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पर हमारा 15 ही आ रहा है, तो इसमें 25 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। वी हैव दिस रिंग और इसमें दो ऑपरेशन है विद एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। देखिए सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अगेन दोस्तों यूनिटी एलिमेंट दोस्तों क्या होगा कि जब आप दोस्तों क्या करेंगे, ए को ई से मल्टीप्लाई करके दोबारा से ए आएगा तो दोस्तों वही क्या कहलाएगा, यूनिटी एलिमेंट दोस्तों कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट की हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये दोस्तों होता है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट की हम जब बात करते हैं दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 4 6 8। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे 2 4 6 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगेन 0 आएगा। इसको भी
4 से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, भी 0 हो गया। ध्यान रखना है कि 0 से जब मल्टीप्लाई करें फिर 10 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आपका इतना ही बचेगा। ठीक है, तो अभी तो इससे हमें कुछ भी पता नहीं लग पाया, क्योंकि 0 के लिए तो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट अभी पता नहीं लगता। अब 2 से चेक करेंगे भाई, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 को दोस्तों अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है। ठीक है, 2 अट्ठे 16, तो 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। अभी दोस्तों यहाँ से हिंट मिल गई कि 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। ओके, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके दोबारा 2 आता है। ऐसे ही 0 को 6 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है। एक और पुख्ता करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो 6 चौको 24 एंड 24 बट्टे जब मैं 10 करूँगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके 4 आता है। इसका मतलब जी यही आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। सो हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो यूनिटी एलिमेंट है वो यही रहा होगा। आप औरों को भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्का 36 बट्टे 10 करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 8 छिके 48। ओके, 8 छिके होता है 48 और 48 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये बिल्कुल सेम इसी के, तो ये वाला जो एलिमेंट है यही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये बिल्कुल करेक्ट है। हर अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, द यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, इट इज नॉट राइट। देखिए, इंटरसेक्शन होता तो मैं कहता कि ये इट इज करेक्ट, बट यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप जनरली। अगर एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेंट है तब होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। तो यूनियन में जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता, वैसे जनरली नहीं होता है। तो हिसाब से देखा जाए तो ओनली ए वाला क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वी के, और एन वी बराबर है 692, एन बी बराबर है 230, एन सी बराबर है 370। बी इंटरसेक्शन सी दोस्तों दिया हुआ है और एन ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दिया हुआ है बराबर 10। तो आपको एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दोस्तों निकालना है। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, और आपका एक तरह से कितना अच्छा आप सेट थ्योरी को समझते हैं, बेसिकली वेन डायग्राम को कितना अच्छा समझते हैं, ये उसका दोस्तों टेस्ट रहेगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो बाय द डी मॉर्गन लॉ ये है ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश। ओके, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी में जो नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपको एन वी माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी दोस्तों निकालना है। अगर आप इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो वेन डायग्राम में मैं उसको ध्यान से दिखाऊं तो ये इस तरह का आपको निकालना है। ये है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये पूरा वी है। तो आपको ये बाहर वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो आपको अब इस समय पे क्या चाहिए होगा, ए एन बी एन सी। अब ए एन बी एन सी का पार्ट का मतलब है दोस्तों ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये वाला पार्ट ये पूरा है ए एन बी एन सी। ठीक है, ये पूरा आपको चाहिए। अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो उसके अकॉर्डिंग तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी सब चाहिए होगा, बट वो तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपको क्या क्या दोस्तों गिवन है। देखिए, आपको दिया हुआ है कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका अर्थ है कि दोज हु आर द ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि एक्चुअली आपको ये पार्ट दिया हुआ। देखिए, मैं इसको ग्रीन से दिखाऊंगा। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों वो है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको गिवन है। तो ये क्या है, मतलब जो एलिमेंट ए में है और बी और सी में बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपको ये वाला पार्ट दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि आपको और क्या क्या दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा ऐसे मिटा देता हूँ ताकि प्रॉपर ही बने। एंड यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। ड्राइंग बिगड़ गई थोड़ा।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपको गिवन है। ठीक, अब आपको चाहिए टोटली, ये टोटल। अब टोटल ये है क्या दोस्तों, ये है बी यूनियन सी। इतना पूरा पार्ट देखें तो ये होता है क्या दोस्तों, ये बी यूनियन सी तो है ना। अब बी यूनियन सी दोस्तों कैसे निकलता है, वो नहीं मिलता है एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी से मिलेगा, इतना वाला पार्ट। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये पूरा रेडिश पार्ट है, ये कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूला से मिलेगा। ठीक है, और इतना आपको गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो आपको हरा वाला पार्ट और लाल वाला पार्ट दोनों ऐड करना पड़ेगा। हरा वाला पार्ट क्या है, वो है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये हरा वाला पार्ट, प्लस आपका ये वाला पार्ट यानी कि एन बी यूनियन सी। इतने से काम चल जाएगा। ठीक, अब बी यूनियन सी है क्या, वो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस दिस इज एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें सारी चीज़ें गिवन है, तो देखिए ये वाला पार्ट है आपका 10 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बी, दैट इज 230 प्लस एन सी कितना है दोस्तों, वो है 370 माइनस बी इंटरसेक्शन सी कितना है दोस्तों, 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो हो गया भैया 240 प्लस 370 माइनस 90, यानी कि ये हो जाता है 0 7 4 1 11 1 5 3 2 5 और 1 6 माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपका 520। ठीक है, तो 520 आ गया 520, तो ये वैल्यू आई इतने की वैल्यू आई 520। अब ये आपको टोटल दोस्तों कितना दिया भाई, वो दिया भाई 692। तो 692 माइनस कितना कर देंगे 520, तो 9 में हो गया 7, यानी कि 172 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया इनोवेटिव क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा जो वेन डायग्राम है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है भाई फॉर्मूला होता है भाई ए यूनियन बी यूनियन सी का, उससे पहले आपको दोस्तों एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब आपको बेसिकली निकालना है वे एलिमेंट जो ए यूनियन बी यूनियन सी में नहीं है, जो एलिमेंट्स विच नाइदर बिलोंग्स टू ए नॉर बी नॉर सी, मतलब कि जो ए बी सी में बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बिलोंग करते होंगे यूनिवर्सल सेट में और ए बी सी में बिलोंग नहीं करते होंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स निकालो जो कि ए बी सी में बिलोंग नहीं करते, तो एन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर दो। अब आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है कि ओनली ए के एलिमेंट, तो ओनली ए के एलिमेंट यानी कि ये वाला पार्ट। अब ये जो बचेगा वो बचेंगे बी एंड सी के एलिमेंट, तो बी एंड सी के लिए भैया ये दिया हुआ है ना एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, वो आप निकाल लेंगे। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा, उसका आप एन बी में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और ये दोस्तों आपका बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स वाई जेड है, यानी कि एक ट्रिपलेट है, एक्स वाई जेड आपके पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये वैल्यू लेंगे 1 2 3 4। ओके, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 12। ठीक, तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है कि ये जो x प्लस वाई और z है बेसिकली वो आपके पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 1 या फिर 1 से बड़ी, y की वैल्यू भी 1 से बड़ी और z की वैल्यू भी 1 से दोस्तों बड़ी है। ठीक है, अब ये दोस्तों आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो ये उसी तरह से है कि भैया आपके पास 12 मान लेते हैं कोई आम है और 3 लोग हैं, 3 लोगों को दोस्तों आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, 12 आम को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सच दैट कि एक को कम से कम एक आम जरूर मिले, मतलब ऐसा ना हो कि एक को 0 आम मिल रहे या एक को सारे आम मिल जा रहे, एटलीस्ट 1 विल गेट 1 मैंगो, इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन है।
तो इसको दोस्तों कैसे किया था, इसको दोस्तों इस फॉर्मूला से किया जाता है n-1 CR-1। अगर दोस्तों अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता या बेसिकली ऐसा होता है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता, तो फिर इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते n+R-1 CR-1। ये वही है दोस्तों क्वेश्चन कि भैया आपके पास अगर 12 आम है, उसको आपको 3 बच्चों को बांटने हैं, तो उसके कितने वे हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति बच्चा है, उस पर सारे आम चले जाएं, बाकी 2 में 0 आए, तो इसमें 0 वाला केस भी हो सकता है। बट इसमें 0 वाला केस नहीं है दोस्तों, हमारा सिंपली ये वाला केस है कि एटलीस्ट 1 दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि x की 1 वैल्यू तो हो, 0 वैल्यू वाला केस नहीं है। तो इसको आप लगा देंगे n, यानी कि दोस्तों कितना हो गया 12 -1 C R-1 कितने लोग हैं, 3 है, तो 3 -1 यानी कि हो जाएगा 11 C2। देखो भैया 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, कंसीडर इंटीजर फ्रॉम 1 to 300, हाउ मेनी ऑफ दीज इंटीजर्स आर डिविजल नाइदर बाई 3 नॉर बाई 5 नॉर बाई 7। जस्ट लाइक पिछले बार की तरह का दोस्तों क्वेश्चन है, आपको दोस्तों बताना है कि 1 से लेके 300 में कितने ऐसे इंटीजर होंगे जो कि ना कि 3 से डिवाइड होंगे, ना ही 5 से, ना ही 7 से। तो अब मान लेते हैं उसको हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश से दोस्तों दिखाते हैं। अब ए की मैं बात करूं तो जो एलिमेंट्स 3 से डिवाइड होते हैं, बी की मैं बात करूं तो 5 से, और फिर सी वाले 7 से। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, टोटल इंटीजर यानी कि यू में से आपको माइनस कर देना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब कि आपको दोस्तों इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब यानी कि वे इंटीजर जो कि आपके 2 और 3 और 3 और 5 और 7 से दोस्तों आपके डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी कि आपको 3 से डिविजिबल वाले यानी कि नंबर ऑफ डिविजर विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर आपके 5 से डिवाइड होने वाले, ठीक है उसको भी मान रखा हमने, फिर 7 से डिवाइड होने वाले, फिर माइनस में आपके 3 और 5 से डिवाइड होने वाले, फिर 5 और 7 से डिवाइड होने वाले, फिर 7 और 3 से डिवाइड होने वाले। ओके, देन प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 5 और 7 से डिवाइड होने वाले। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो एन ए मतलब कि जो कि आपके 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड होने वाले यानी कि 300 डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे 3, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दोस्तों साइन है। 3 से आप डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि भाई सिंपल से क्या बात क्या करते हैं कि अगर 1 से लेके 300 के बीच में अगर आपको पता लगाना है कि भाई 3 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं, तो बस सिंपली 300 को से 3 को डिवाइड कर दो, तो जो इसका जी आई एफ आएगा यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे 5 से डिवाइड होने वाले, तो 300 बट्टे क्या कर देंगे 5 कर देंगे। वहीं 7 की बात करेंगे तो हो जाएगा 300 बट्टे 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3 एंड 5, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, होता है 15। ओके, फिर ऐसे ही 300 बट्टे 5 और 7, तो इन दोनों का एलसीएम होता है 35। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 300 बट्टे, फिर आएगा 7 और 3 यानी कि इन दोनों का एलसीएम होता है 21, प्लस तीनों का एलसीएम, तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 300 बट्टे 3 5 और 7, तो 5 से 15 15 से 105, 105 इनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको निकालिए। तो सबसे पहले देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 100, 5 छिक्के होता है 30 यानी कि दोस्तों 60 ही आ जाएगा, 7 तियाँ 21, 7 चक्को 28। अब देखिए यहाँ पर 7 चक्को 28 दो बचेगा, 7 दूनी 14, तो 42 आ जाएगा। ठीक है, हम इसका जी एफ ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे ही 15 दूनी 30 हो जाएगा, पूरा जाता है डिवाइड में। अगर मैं 35 से बात करूँ तो 35 गुणा मैं जब 8 करता हूँ तो 8 पंजे 40, 8 तियाँ 24, 24 और 4 28, तो जाता है पूरा। इससे आगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8। ओके, देन इसके बाद 21 को अगर मैं देखूँ तो 21 को दोस्तों अगर आप 300 से डिवाइड करते हैं तो 21 इक्कम 21 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो 21 चक्को 84 यानी कि 14 बचता है। और 105 में दोस्तों 2 बार जाएगा, तिया में तो 300 से बड़ा हो जाएगा तो 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से 100 प्लस 60 प्लस 42, तो देखा जाए तो ये कितना हो गया 160 प्लस 42 यानी कि 202, माइनस में
यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 और 8 28, 28 और 14 हो गया 42 प्लस 2, तो इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 202 माइनस 42 यानी कि 0 हो गया, और यहाँ पर आ जाता है आपका 160 प्लस 2, तो दिस इज 162। तो 162 तो बेसिकली वो नंबर हैं जो कि आपके इनसे डिवाइड होते हैं, और जो नहीं डिवाइड होते हैं तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 300 माइनस में से 162 इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, यानी कि आपने क्या करना है, आपने इस वाले में रख देना है यहाँ पर 300 माइनस 162। ओके, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 138। सो 138 इज अ राइट आंसर, हैंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल लेंगे, जस्ट लाइक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था दोस्तों, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18, आपने इनवर्स ऑफ 5 निकालना है। इनवर्स ऑफ 5 निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 है तो पहले यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 5 7 11 13 17, फिर यहाँ पर लिखिए 1 5 7 11 13 एंड 17। ओके, तो अब देखिए जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 5 से 5, 7 से 7, 11 13 17। ओके, आपको क्या करना है, साथ में 18 से डिवाइड भी करना है। क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब 1 से दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे देखिए 1 5 सा यहाँ पर 7 भी करते हैं, 11 में भी, 13 में भी, 17 में। इसका मतलब क्लियर है कि जो 1 है दोस्तों वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 18 से डिवाइड करते हो तो वही आता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको यहाँ पर आपको चाहिए 5 का इन्वर्स, यानी कि 5 को ऐसे किस x से मल्टीप्लाई करें और देन उसके बाद 18 से डिवाइड करना होगा जिससे कि 1 आ जाए। तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x, वही आपका क्या होगा, 5 का इन्वर्स होगा। 5 को किस x से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करके 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने 5 पे दोस्तों फोकस करना है, ये 5 है तो हमको पता है 5 पंजे होता है 25, 25 को अब दोस्तों अब 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो कहीं से कहीं तक नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ऐसी निकालने की जरूरत नहीं है, बस चेक करते जाओ। देखिए एग्जाम में करने का तरीका ही रहता है। 5 सत्ते हो गया 35, 35 को दोस्तों आप 18 से डिवाइड करेंगे तो भैया कहीं से कहीं तक आपका 1 नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे ही 5 गुणा 11 करेंगे तो होता है 55, 55 बट्टे 18 करेंगे तो 18 के 18, 18 3 54 होता है, तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो भैया जो 5 का इन्वर्स है वो 11 रहा होगा, तो हेंस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप इस तरह से एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए भैया, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो 55 आता है, 18 3 54 होता है, यानी कि 1 बच जाएगा, 1 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 5 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो हेंस यही आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एफ एक्स को दोस्तों डिफाइन किया गया है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई। देन एफ एक्स दोस्तों आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन या फिर ऑड फंक्शन है, या फिर नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन, देखिए किस तरह से इसको किया जाएगा, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए इवन फंक्शन क्या होता है, कि जिसमें एफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स के बराबर होता है, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसमें ऑड फंक्शन होता है जिसमें एफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये है एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई। ओके, ये आपको दोस्तों यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले दोस्तों x और y की वैल्यू के लिए पहले मेरे को x बराबर 0 एंड y बराबर दोस्तों 0 रखना पड़ेगा। तो देखिए जब x बराबर 0 और y बराबर दोस्तों 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहले हम यहाँ पर से f0 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 एंड दिस विल बी f0 प्लस f0 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, सो f0 हम जानते हैं f0 प्लस 0 बेसिकली हो जाएगा f0 बराबर बेसिकली हो गया f0 प्लस f0। ओके, तो ये हो जाएगा 2f(f0), सो ट्वाइस ऑफ f0 माइनस f0, सो इसका मतलब f0 बराबर दोस्तों क्या आ गया, 0 आ गया। पहले तो एक कंडीशन आपको मिल गई कि f0 की वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि जब x और y की जगह पे 0 रखते हैं तो इसका मतलब f0 बराबर आता है f0 प्लस f0, यानी कि f0 बराबर है 2f0। सो इसका मतलब इस f0 को इधर ले आएंगे तो f0 बराबर दोस्तों बेसिकली 0 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर से y की जगह पे माइनस एक्स अगर मैं रख दूँ
तो इट विल गिव यू x प्लस माइनस वाई, यानी कि x प्लस माइनस एक्स बेसिकली। ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई की जगह पे आपने रख दिया माइनस एक्स। अब x से x कट गया तो ये तो दोस्तों आ गया आपका f0 बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, नाउ आपको पता है कि भाई f0 कितना है दोस्तों, वो है 0। सो ये आ गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, सो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स दोस्तों कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। हैंस ये आपकी कौन सी कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन है ऑड फंक्शन वाली। यानी कि दोस्तों ये कैसा फंक्शन रहा होगा, एक ऑड फंक्शन रहा होगा। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एफ एक्स दोस्तों इस तरह से डिफाइंड है भाई, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, यानी कि जीरो के लिए भी डिफाइंड होगा। तो हमने एक्स और वाई को जीरो कर रख दिया और यहाँ से मुझे f0 की वैल्यू मिली, तो f0 की वैल्यू भैया 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने y की जगह पे माइनस एक्स रख के यहाँ पर से रिलेशन निकाल दिया भाई, f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका एक ऑड फंक्शन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, वहाँ से दोस्तों हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।